हेलो डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखा था हम लोगों ने क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें। और ये जहाँ पे भी ये जो डार्क ब्लैक में जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये कुछ हार्ड किस किस प्रोसेस से होते हुए गुजरता है और कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद आज हम लोगों को देखना है निषेचन पश्च संरचना एवं घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है और कौन कौन सी घटनाएं होती है, यानी इवेंट होते हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऊपर वर्णित दिए गए 1 मिनट, पेन तो चल ही नहीं रहा मेरा। 1 मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर वर्णित दिए गए दोहरे निषेचन फिर से पढ़ता हूँ। ऊपर वर्णित दिए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुग्रहण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली परिघटना में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना कहते हैं। चलो तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो याद रखना, इसमें पहली बात तो ये जो है, जो बीजांड है 1 मिनट, जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज में, यह आपको याद रखना है। और फल किस में, 1 मिनट, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में। क्लियर है। इसी को हम लोग सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ और याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है बीजांड तो बीज में परिवर्तित हो गया, अंडाशय फल में, और बस इतना याद रखो। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की बात करें तो इसको हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एंडोस्पर्म। क्लियर है। इसको हम लोग लिखते हैं एंडोस्पर्म। वही वो 3N वाला पेन जो देखा था ना हम लोगों ने, उसी में देखा था हम लोगों ने एंडोस्पर्म। तो हम लोग देखते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म को। तो भ्रूणकोश का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। ठीक है। भ्रूणकोश का विकास जो है भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों, तो ये बताना आपको जो है। NCERT में आप पूछ रही है कुछ क्वेश्चन, तो वो बताना है, और नहीं पता हो तो कमेंट्स करना है कि जो भ्रूणकोश का विकास भ्रूण का विकास 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा माइंड हैंग हो गया है। 1 मिनट। भ्रूणकोश का विकास भ्रूण विकास, फिर से पढ़ता हूँ, मैंने बोला ना माइंड हैंग हो गया। 1 मिनट। भ्रूणकोश का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो NCERT माता को बताना है मतलब आपको। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बार बार विभाजित होती है। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका है, जिसको अपन ने पेन कहा था, क्लियर है, वो बार बार विभाजित होती है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो या कोशिका जो है बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इन ऊतकों की कोशिका संरक्षित आहत खाद्य सामग्री से पूरित रहती है, यानी आपको याद रखना, मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पे ये जो ऊतक रहते हैं इसमें संरक्षित खाद्य पदार्थ रहते हैं। क्लियर है। मैंने नाम ही क्या है, भ्रूणपोष, यानी भ्रूण को पोषण देने वाला, तो इसमें संरक्षित खाद्य पदार्थ रहते हैं और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी भ्रूण को ये पोषण देते हैं भ्रूण के विकास के लिए। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर तो इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। इसको कहते हैं उत्तरोत्तर, इसको कहते हैं उत्तरोत्तर केंद्रिकी, यानी कि न्यूक्लियर विभाजन से गुजर कर मुक्त न्यूक्ली केंद्रिकी के रूप में पैदा होता है। और भ्रूणकोश के विकास की इस अवस्था को हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कई बार क्वेश्चन आया है। मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है। भ्रूणकोश कोशिकी बन जाता है और कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाई की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है और एक कच्चे नारियल का पानी इसका एग्जाम्पल है, जिससे आप परिचित होंगे, यानी इससे जान पहचान होंगी, ऐसा NCERT माता को लगता है। और कुछ नहीं भी बल्कि वहाँ मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है जो हजारों न्यूक्लियाई से बना है
और इसके आसपास का सफ़ेद गुदा जो गिरी होता है उसे अपन कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एनसीईआरटी माता हमको बता रही है तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो होता क्या है, तो इसको समझो तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएंगी। ये आपका बना पेन, ठीक है। पेन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा है, 3N है, यानी त्रिगुणित है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। अब क्या होता है, जब इसमें विभाजन होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूक्लियर का डिवीज़न होगा, यानी विभाजन होगा। तो क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। कई बार क्वेश्चन आया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कच्चे नारियल का पानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं है। अब क्या होता है, प्रोसेस आगे बढ़ती है तो इसमें क्या होता है ना, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो कोशिका बनेगी तो उसमें जो है भित्ति बन जाती है, भित्ति आ जाती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि कोशिकीय भ्रूणकोश बन जाता है। भ्रूणकोश यानी कोशिकीय भ्रूणकोश बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो नारियल का सफ़ेद गुदा या गिरी वाला जो भाग रहता है तो कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक के, देखो कितना ईजी है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो बीज के परिपक्व, सो पेन मेरा गुल हो गया, मतलब गुम हो गया। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष की पूरी तरह से विकासशील भ्रूण, जैसे कि 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो बीज के परिपक्व होने से पहले जो भ्रूणपोष है पूरी तरह से विकासशील भ्रूण, जैसे कि मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे कि अरंडी और नारियल। और इस बीज अंकुरण के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मक्का, सेब, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोले और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखे और पता करें कि क्या भ्रूणपोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है या नहीं है। तो ये आपको जो है आंसर बताना है। लेकिन यहाँ जो एनसीईआरटी माता ने जो हमें बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 2 चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जो बीज है ये पेन चेंज हो जाता है मेरा बार बार। तो ये जो बीज है ये परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष, हम लोगों ने बात करी भ्रूणपोष का काम क्या है, भ्रूण को पोषण देना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो भ्रूण है या तो पूरा खाना खा लेगा, यानी उपभोग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये उपभोग कर लेगा, तो एग्जाम्पल क्या है, मटर, मूंगफली और सेम। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो है जो खाना है, भ्रूणपोष का जो भोजन है, ये भ्रूण पूरी तरीके से नहीं खा पाता है, बीच में विद्यमान रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है, अरंडी और नारियल। क्लियर। तो इसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लो 1 मिनट, ये पूरी तरीके से अगर ये खा लेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी मतलब कि यहाँ पे कोई भी भ्रूण बचा नहीं रहेगा। क्लियर है। और दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे बीज में विद्यमान रहेगा, क्लियर है, तो भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाएगा, पूरी तरीके से नहीं खाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं। क्लियर है। याद रखना, शेष बचेगा तो भ्रूणपोषी बीज, और अगर यहाँ पे पूरा उपभोग कर लिया जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग अभ्रूणपोषी बीज। तो ये 2 याद रखना है। एग्जाम्पल आपको याद रखना, अभ्रूणपोषी के क्या याद रखोगे, मटर, मूंगफली, सेम, और अगर विद्यमान है तो इसको कहेंगे भ्रूणपोषी बीज, तो अरंडी और नारियल। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोगों को देखना है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। क्लियर है। चलो कहाँ गया ये, तो ये हम लोगों को देखना है 1 मिनट, ये देखना है एम्ब्रियो। इसको पोलियो हो गया पर समझ जाना, एम्ब्रियो। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो भ्रूण जो है भ्रूणकोश या पुट्टी के बीजाणुद्वारी सिरे पर विकसित होता है। तो याद रखना, जो भ्रूण कोश जो है ये बीजाणुद्वारी सिरे पर होता है, और हम लोग देख चुके हैं कि बीजाणुद्वारी सिरा कहाँ होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। कल ही देखा था हम लोगों ने कि युग्मनज कहाँ स्थित होता है, वो जो एक सेल होती है और एक नर युग्मक मिलकर जो है युग्मनज बनाता है। और अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक के भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने बताया था भ्रूणपोष का काम क्या है, भ्रूण को पोषण देना है। तो युग्मनज के बाद क्या बनेगा,
भ्रूण बनेगा। तो ये याद रखना, युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब भ्रूणपोष निश्चित सीमा तक के विकसित हो जाता है ताकि वो भ्रूण को पोषण दे सके। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। अभी जो मैंने बताया, यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, क्या जो बीज होती है उसमें व्यापक भिन्नता होती है, और भ्रूण विकास की बात करें जिसको भ्रूणोद्भव कहते हैं, कि प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में है समान होती है। तो हम लोग एक ही डायग्राम देखेंगे, ये जो है 2.13 में हमको बताया गया है। ठीक है, और ये अभी पिछले इसमें पढ़ भी चुके हैं हम लोग। युग्मनज जो है पहला एक रूप होता है प्राक भ्रूण यानी प्रो एम्ब्रियो जिसको हम लोग कहते हैं, फिर होता है गोलाकार, फिर होता है हार्ट शेप यानी हृदयकार, और फिर होता है परिपक्व भ्रूण यानी कि मैच्योर। तो ये आपको याद रखना है, पिछले इसमें हम लोगों ने देखा भी था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रारूपी 1 मिनट, एक प्रारूपी भ्रूण की बात करें यानी एक प्रारूपी द्विबीजपत्र, यानी कि हम लोग बात करते हैं द्विबीजपत्र का मतलब होता है डाइकोटिलिडन या डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो 2.14 में बताया गया है। में एक भ्रूणी अक्ष होता है जिसको अपन धुरी कहते हैं, यानी जो सेंटर वाला पार्ट होता है, तथा इसमें 2 बीजपत्र होते हैं जिसको अपन 2 कोटिलिडन कहते हैं। डायग्राम अभी देखेंगे अपन। और बीजपत्र के स्तर से ऊपर जो है भ्रूणी अक्ष की प्रोटीन यानी एपिकोटाइल होता है, एपिकार्टिल लिखा है लेकिन उसको एपिकोटाइल कहते हैं, जो ऊपर भाग में होता है कहाँ, भ्रूण के। और बीज पत्रोपरिक होता है इसमें, जिसको अपन इपिकोटाइल कहते हैं, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। ठीक है, और बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जो बेलनाकार प्रोटीन का बना होता है, तो उसको हम लोग यहाँ कह देंगे जो कि होता है मूलांत सिरा। ठीक है, क्या कहेंगे, मूलांत सिरा। अभी डायग्राम में देखेंगे हम लोग, या फिर इसको कहते हैं मूलज के शीर्षात पर समाप्त होती है, और यहाँ मूल शीर्ष, ये मूल शीर्ष जो ढका हुआ है, तो अब समझ में आएगा। यहाँ मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत रहता है जिसे अपन मूलगोप कहते हैं। क्लियर। तो ये हम लोग द्विबीजपत्र देख रहे थे, तो द्विबीजपत्र का हमें द्विबीजपत्र का नहीं है, हो जाता है ऐसा। ये हम लोग द्विबीजपत्र हम लोग देख रहे हैं, तो ये डायग्राम दिया हमें द्विबीजपत्र के बारे में। ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है ना बायोलॉजी में कि टंग स्लिप हो ही जाती है। एक घास के भ्रूण का ये एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये होता है मूलांकुर, ये पेन पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है बार बार, तो ये होता है मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल मैंने बताया था ये क्या बनाता है, ये जड़ को बनाने का इसका काम होता है, यानी कि रूट को। इसको पोलियो हो गया पर समझ जाना। इसको ढकने के लिए एक आवरण होता है जिसको मूल गोप कहते हैं हम लोग, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रूट कैप। क्लियर है, क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, तो इसको भी समझ जाना आप लोग। इसके बाद ये होता है बीज पत्राधार। क्लियर है, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है ना, यहाँ पे एक्सिस होता है जो एनसीईआरटी ने बताया था, जिसको धुरी कहते हैं। तो इसके नीचे वाला भाग जो है ना बीज पत्राधार, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपो। क्लियर है, तो ये होता है हाइपो का मतलब ऊपर ही होता है, ये नीचे होता है, तो हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो ये बीज पत्राधार। और यहाँ पे एनसीईआरटी माता ने दिया था बीज पत्रोपरिक दिया था, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इपिकोटाइल। ठीक है, तो ये हाइपोकोटाइल, ये एपिकोटाइल। और ये बीजपत्र 2 होते हैं जिसको अपन कोटिलिडन कहते हैं, तो 2 कोटिलिडन होते हैं, और उसी वजह से जो है इसको डाइकोटिलिडन हम लोग कहते हैं। क्लियर है, या द्विबीजपत्री कहते हैं, 2 बीजपत्री होते हैं। ये दाल वगैरह, चने, इसका एग्जाम्पल है चना, या फिर जो है बटना, फली दाने। तो चने को आप जब 2 भागों में तोड़ के देखोगे ना, तो उसमें 2 बीजपत्र रहते हैं। और दालें बड़ी पौष्टिक रहती है क्योंकि उसमें बीज पत्र रहता है ना, एक कोटिलिडन रहता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी यानी बहुत सारा पोषण रहता है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये हम लोग देख चुके थे। अब हम लोगों को एक बीजपत्र देखना है। ठीक है, तो एक बीजपत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक बीजपत्र, यहाँ पे हम लोग बात करें एक बीजपत्र भ्रूण के बारे में, तो ये भी 2.14 में दिया है, जो अभी हम लोग देखेंगे। केवल एक बीजपत्र होता है इसमें, इसलिए एक बीजपत्री है ये। घास परिवार के बीजपत्र आते हैं इसमें, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। इसमें बीजपत्र जो होता है उसको बीजपत्र नहीं, उसको हम लोग स्कुटेलम कहते हैं, जो प्रसल्क के आकार का होता है, यानी सिल्ड आकार का। तो यहाँ पर हम लोग बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कुटेलम, ये याद रखना है। जो भ्रूणी अक्ष के एक तरफ पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेजित
विभेदित यानी कि बिना लेयर के आवृत होता है, जिसे हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। जिसे अपन मूलांकुर चोल कहते हैं। इसने चोली नहीं पहनी है लेकिन है, चोली कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को हम लोग कहते हैं बीज पत्रोपरिक, जो अभी भी देखा था हम लोगों ने। बीज पत्रोपरिक में प्रहोशीर तथा कुछ आदि कालिक यानी आद्य पर्ण होते हैं, जो एक जो है याद रखना यहाँ पे 1 मिनट, एक खोखला पर्णी संरचना को घेरते हैं, जिसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मैं डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर समझ में नहीं आए तो आप लेक्चर देख सकते हो, तो लेक्चर में आपको जो है प्रॉपर समझ में आएगा। इसी चैनल पे जो है, ये तो एनसीईआरटी रीडिंग है और इसके लेक्चर भी डलेंगे, तो आप वो देख सकते हो। तो आप ये देख लो, ये क्या है, एक बीजपत्री की बात करें तो यहाँ पे ये घास के बारे में हमें बताया था, तो ये एक बीजपत्री के बारे में है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेन को करते हैं चेंज, इसको करते हैं थोड़ा सा कट, और हम लोग डायग्राम को देखते हैं पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये अधिकोरक की बात करें तो इसको कहते हैं इपीब्लास्ट। ठीक है, जो थोड़ा सा साइड वे में होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंसी तो होती नहीं है इसकी। इसके बाद बात करते हैं मूलांकुर की यानी रेडिकल की। ये मूल गोप है, जो पहले भी पढ़ चुके थे, रूट कैप। ये याद रखना, एक आवरण इसमें होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल का मतलब होता है यहाँ पे, जो नीचे भी बताया था, कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा नहीं भूलना है आपको। इसके बाद यहाँ पे ये प्रांकुर चोल दिखाई देगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोलेप्टाइल। क्या कहते हैं, कोलेप्टाइल कहते हैं। मुझे पता है मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, ना यहाँ लिखते आते हैं, बस आप समझ जाओ अच्छे से। तो इसको हम लोग कोलेप्टाइल कहते हैं, किसको, प्रांकुर चोल को। और ये प्रहो शीर्ष है, प्रहो का मतलब होता है तना और शीर्ष का मतलब होता है ऊपर। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो हम लोग यहाँ पे जो है बात कर रहे थे भ्रूण की, तो हम लोग जो है 1 मिनट, ये जो भ्रूण है ये हम लोग देख चुके हैं। ये पेन चेंज हो जाता है बार बार। भ्रूण देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये जो है ना दोनों देख चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बीज, कि बीज जो है क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस हम लोग पढ़ेंगे अभी। जो अभी पढ़ा भी था, थोड़ा बहुत बताया भी था एनसीईआरटी ने, 2 जगह बताया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इस वीडियो को आपको करना है लाइक, तो जल्दी से लाइक कर दो, और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से क्या सीखा है आपने, और कुछ डाउट हो, कोई सजेशन हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ लाइफ में नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।